चल ठीक है, हमने कल आपका पोटेंशियल फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन दोनों देख लिए थे, फ्लोनेट्स देख लिया था। ठीक है, तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था, फिजिकल यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपको फिजिकल यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। इसमें पढ़ा था इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज इन बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोस, राइट। ठीक है, आपने सॉइल में भी पढ़ा होगा ये फ्लोनेट के बारे में, फ्लोनेट कैसे बनता है, आपका पोटेंशियल लाइंस और आपकी जो स्ट्रीम लाइंस है या फ्लो लाइंस है, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज बेसिकली योर फ्लोनेट। ठीक है, और दो फ्लो लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है वो हमें उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्लो चैनल्स, राइट। और एक फ्लो चैनल्स, ठीक है, तो फ्लो चैनल हमें क्या देती है, हमें देती है डिस्चार्ज। ठीक है ना, हर एक फ्लो चैनल में आपके डिस्चार्ज बराबर होता है, राइट। अब फ्लो चैनल में डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एफएम में डिस्चार्ज कैलकुलेट करना कैसे है। ठीक है, अब डिस्चार्ज कैलकुलेट करना कैसे है, ठीक है ना। बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का आपका स्ट्रीम फंक्शन से। ठीक है, आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है ना, बेसिकली दो स्ट्रीम लाइंस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ठीक है ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, वो कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स आपने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार एक कोऑर्डिनेट करने, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट करने, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है, राइट। दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डिस्चार्ज दैट पासिंग थ्रू दैट स्ट्रीम फ्लो चैनल, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। गिवन गिवन दैट गिवन दैट given that phi is equal to given that phi is equal to 3xy, phi is equal to 3xy, given that phi is equal to 3xy and psi is equal to psi is equal to 3 by 2 bracket x square minus y square। ठीक है, phi is equal to 3xy 3xy and psi is equal to 3 by 2 x square minus y square, comma the discharge passing between the discharge passing between the streamlines, the discharge passing between the streamlines through the points through the points through the points। ठीक है, पॉइंट्स लिखो ब्रैकेट में, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। थ्रू द points are 1 comma point 1 comma 3 1 comma 3 and 3 comma 3। ठीक है, the discharge passing between the streamlines through the points 1 comma 3 and 3 comma 3 3 comma 3 is option A 2 units, option A 2 units, option B 4 units, option B 4 units, option C 8 units, option C 8 units, and option D 12 units, and option D 12 units। ठीक है, करो जरा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। एक बारी x और y की जगह 1 और 3 पुट करो, एक बारी x और y की जगह 3 और 3 पुट करो। ठीक है, क्वेश्चन में जो ये फाई है, क्वेश्चन में जो ये फाई है, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, जब भी डिस्चार्ज के बारे में पूछे तो आपका डिस्चार्ज के लिए जो फंक्शन यूज होता है that is your stream function only, that is your stream function। ठीक है, तो जब भी डिस्चार्ज का क्वेश्चन है तो आप स्ट्रीम फंक्शन यूज करोगे।
क्या आंसर आया? पहले साई 1 निकाल लो, साई 1 निकाल लो, 1 और 3 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, वो आ गया 3/2, 3/2 x की जगह 1, 1 का स्क्वायर और y की जगह 3 का स्क्वायर, वो कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 आ गया 8 माइनस 8 और 2 4 जा 8, तो ये आ गया -12, ये आ गया -12। ठीक है, वैसे ही 2 कैलकुलेट करो, वो आ गया 3/2 x स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वो आ गया 0। तो दैट मीन्स योर discharge Q is equal to delta phi, which is equal to psi 2 minus psi 1, वो आ गया 0 minus -12, so that will be 12 units. Your answer will be 12 units. ठीक है, क्लियर है चीज? चाहे साई 2 माइनस साई 1 करो, चाहे साई 1 माइनस साई 2 करो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह साई 1 माइनस साई 2 करता तो मेरा आंसर आना था -12, मेरा आंसर आना था -12, लेकिन डिस्चार्ज आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है ना। तो आंसर तो भी हमारा 12 भी आना था, ठीक है ना। तो चाहे फाई 2 माइनस फाई 1 करो, चाहे फाई 1 माइनस साई 2 माइनस साई 1 करो, चाहे साई 1 माइनस साई 2 करो, आंसर में सिर्फ साइन का फर्क आएगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इन केस अगर आपका नेगेटिव आंसर आ भी गया, तो हमने क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो भी हमारा आंसर क्या आना था, 12 आना था, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, द स्ट्रीम फंक्शन for a the stream function for a two-dimensional flow, the stream function for a 2D flow is given by the stream function for a 2D flow, two-dimensional flow is given by psi is equal to psi is equal to 2xy, psi is equal to 2xy, full stop. The velocity at 2,2 coordinates दिए, 2,2 is the velocity at 2,2 is option A 4√2, option B 4, option C 2√2 या ऑप्शन डी √2, ठीक है। अब आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, साइज इक्वल टू 2xy, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कह रहा भाई वेलोसिटी निकालो एट पॉइंट 22 पे, ठीक है। क्लियर है? क्या करोगे आपको u और v का रिलेशन पता है, u किसके बराबर होता है, u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल y, और v किसके बराबर है, डेल साई बाय डेल x। नेगेटिव किसी नेगेटिव अब आपकी मर्जी है, किसी की, तो अल्टीमेटली यहाँ से u भी मिलेगा और वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालना, राइट। करो जरा, डिफरेंशिएट करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करो, उसके बाद स्क्वायर सम करके उनका स्क्वायर रूट कर दो।
कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएट करके उसको हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या आंसर आया? u किसके बराबर आएगा? u क्या बोल रहा है? u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल वाई, राइट? तो माइनस सर 4√2। डेल बाय 4√2, बिल्कुल सही, 4√2 आंसर आएगा, ठीक है ना? तो साई किसके बराबर है? साई इज 2xy, ठीक है? तो अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट मींस 2 और x क्या है? 2 और x कांस्टेंट, राइट? y के लिए 2 तो कांस्टेंट और x भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, इट विल बी माइनस 2x, इट विल बी माइनस 2x, राइट? और v किसके बराबर आ जाएगा? v आ जाएगा डेल फाई डेल साई बाय डेल x, राइट? सेम डेल बाय डेल x और 2xy। अब इसके लिए 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2y। तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? स्क्वायर रूट माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। x और y की वैल्यू गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 2 और 2, कर दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ये बन गया हमारा, जब यहाँ 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, और जब यहाँ पुट किया तो ये भी बन गया पॉजिटिव 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 32, और 32 का क्या आ गया? 4√2, 4√2 आंसर आ गया, राइट? क्लियर है चीज, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? कह रहा है द टू डायमेंशनल 2D steady incompressible flow, the 2D steady incompressible flow is given by the 2D steady incompressible flow is given by v vector is equal to 3xy I cap plus 3/2 x square minus 3/2 y square j cap. Okay, velocity vector is given by 3xy I cap plus 3/2 x square minus 3/2 y square j cap. I get the find the relevant potential function. Find the relevant potential function for this flow.
ठीक है, फाइंड द रेलेवेंट पोटेंशियल फंक्शन, फाइंड द रेलेवेंट पोटेंशियल फंक्शन फॉर दिस फ्लो। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर चीज। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक आपका ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से बस मेरे को एक कांसेप्ट समझाना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन जब एक्चुअली करना हो तो कन्वेंशनल क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, जो हमारा आई कैप के साथ कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, जो आई कैप के साथ कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, u component। that means u component is equal to 3xy and v component is equal to जो j के साथ होगा, जो j के साथ होगा वो क्या आ गया आपका 3/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल जो करने का प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे आपका इफ द फ्लो इज पॉसिबल और नॉट। क्या करेंगे, ये u और v हमें गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक करेंगे कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर तो फ्लो पॉसिबल है फिर चेक करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालने के लिए, क्योंकि सॉरी स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन निकालने के लिए, क्योंकि ये बोल रहा है हमें पोटेंशियल फंक्शन निकालने के लिए, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये फ्लो रोटेशनल है या नहीं है। अगर अगर रोटेशनल हुआ तो दैट मींस आपका फाई जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका फ्लो इरोटेशनल हुआ, अगर आपका फ्लो इरोटेशनल हुआ तब जाके आपका क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल स्टेप्स इस क्वेश्चन को क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आएगा चेक कंटिन्यूटी इक्वेशन, चेक कंटिन्यूटी इक्वेशन। सेकंड स्टेप आएगा चेक whether the flow is irrotational or not। ठीक है, क्योंकि इरोटेशनल होगा तभी आपका क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तभी आपका पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि फ्लो अगर रोटेशनल हुआ तो दैट मींस योर पोटेंशियल फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो ये दो स्टेप करने के बाद फिर आपका क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होगा, फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई और आपका जो फ्लो है वो भी इरोटेशनल निकला, तो दैट मींस योर फाई फंक्शन, दैट मींस योर पोटेंशियल फंक्शन विल एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेन कंपोनेंट है। क्या बोला उसने कि कहते फाइंड द रेलेवेंट पोटेंशियल फंक्शन, मतलब हमें पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन निकालनी है, हमें पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। अब वो कैसे निकालोगे, देखो अब हमें u कंपोनेंट गिवन है, u इज इक्वल टू 3xy और v कंपोनेंट भी गिवन है हमें 3/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर। राइट, हमें ये दोनों कंपोनेंट गिवन है। अब क्या करेंगे, अब हमें u का रिलेशन फाई के साथ पता है, v का भी पता है। u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल फाई बाय डेल x और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल y। राइट। अब u की वैल्यू हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू हमें गिवन है, u इज इक्वल टू 3xy इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल x, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल फाई इज इक्वल टू माइनस 3xy इनटू डेल x। राइट, क्लियर है। ठीक है, अब अगर मुझे फाई की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे फाई की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करूंगा, करो विद राइट, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये कर दिया इंटीग्रेट, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ फाइव क्या आ जाएगी, ये तो आ गया फाइव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, राइट साइड की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स आएगी ना, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर ई वाई, तो क्या वो आ जाएगा बाहर, तो एक्स देखो स्क्वायर अपॉन माइनस थ्री वाई तो बाहर आ जाएगा, बचा Yes. यस बचा गया सिर्फ एक्स, तो एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 2, 2 तो ये बचा हमारा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यही होगा माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई, यस राइट, क्लियर है चीज, प्लस प्लस सी क्योंकि हाँ प्लस सी तो आएगा, पर उसके अलावा भी क्योंकि हमारा जो फाई है वो u और v दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो हमारा फाई है वो u और v दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और v के केस में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी हाँ v क्या है आपका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट मींस जब हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पता कोई y वाली टर्म आ जाए, जब हम v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पता कोई y वाली टर्म आए, तो दैट मींस phi is equal to minus 3/2 x square plus y plus there can be a pure function of y, क्योंकि यहाँ पे एक x भी है और y भी है, plus there can be a pure function of y, fy क्या आ गया, this is pure function of y plus c, ठीक है। अभी प्योर फंक्शन ऑफ y क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी फाई की ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं v के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब v की वैल्यू हमें पता है, v किसके बराबर है, 3/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल वाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल फाई इज इक्वल टू, जब माइनस उधर जाएगा तो ये 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डेल वाई। अब फाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, फाई की वैल्यू निकालनी क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ये कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया फाई, और इधर इंटीग्रेशन 3/2 वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/2 वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, वाई क्यूब, हाँ y cube divided by 3. ठीक है ना। 3/2 ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू वाई क्यूब बाय 3 माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 3/2 एक्स स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, सर 0. तो जीरो हो जाएगी अरे क्यों जीरो क्यों होगी भाई, विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट टू, कर रहे हैं, डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं, अरे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं मेरे भाई। 3/2 एक्स स्क्वायर ये करना है, क्या करेंगे, 3/2 एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कर्ल और बाई y आ जाएगा y. वाई आ जाएगी, वाई आ Yes. जाएगा ना, Yes, वाई आ sir. जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस क्योंकि जो फाई की वैल्यू है वो u पे भी डिपेंड कर रही है, और u के केस में हमारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, देयर कैन बी अ प्योर फंक्शन ऑफ x, प्लस c, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, अब इसका मतलब हमें फाई की दो इक्वेशन मिली है, ये सॉरी ये आएगी आपकी, मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, ये आपका ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और 3 ये कट जाएगा, तो क्या बचे आपकी इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू वाई क्यूब बाय 2 माइनस
3/2 x square y plus a pure function of x plus c ठीक है. This is your second equation. ठीक है. अब दो इक्वेशन मिली है हमें, एक मिली है x से, एक मिली है y से. ठीक है. अब जो फाई की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इन दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन टर्म्स होंगे, इन दोनों 1 और 2 इक्वेशन जो भी कॉमन टर्म्स होगी वो हमने ले लेनी है. दैट विल बिकम योर इक्वेशन ऑफ फाई. ठीक है ना. तो फाई इज इक्वल टू देखो ये माइनस 3/2 x स्क्वायर इधर भी है और ये माइनस 3/2 x स्क्वायर y इधर भी है. तो एक आ गया माइनस 3/2 x स्क्वायर y. और अब इसे देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, कहता है कि यार देयर कैन बी अ प्योर फंक्शन ऑफ y. कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो सिर्फ y डिपेंड कर रहा है. देख लो, बिल्कुल हमें मिला y³/2 सिर्फ और सिर्फ y पे है, x टर्म है ही नहीं इसमें. ठीक है ना. तो इसका मतलब एक टर्म ये और एक टर्म ये भी कॉमन है, तो प्लस y³/2. ठीक है. फिर यहाँ बोलता है कि दैट देयर कैन बी अ प्योर फंक्शन ऑफ x. देयर कैन बी अ प्योर फंक्शन ऑफ x. लेकिन ऐसा कोई फंक्शन हमें नहीं मिला. तो fx नहीं लेंगे. तो और जो आपका c तो आएगा ही आएगा, जो आपका कांस्टेंट है ये तो आना ही आना है. ठीक है. समझ गए हमने फाई की इक्वेशन कैसे बनाई हमने. ठीक है ना. हमें u और v का रिलेशन पता है फाई के साथ, तो हमने वो पुट किया, इंटीग्रेट किया. पर ध्यान रखना इसमें ये टर्म लेना बहुत जरूरी है. कौन सी टर्म? ये प्योर फंक्शन ऑफ y, प्योर फंक्शन ऑफ x. जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो प्योर फंक्शन ऑफ y आएगा. और जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो प्योर फंक्शन ऑफ x आएगा. ठीक है. ध्यान रखना. ठीक है. उल्टा मत ले लेना. ठीक है. जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो प्योर फंक्शन ऑफ y आएगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो प्योर फंक्शन ऑफ x आएगा. ठीक है. क्लियर है चीज. ये इक्वेशन कैसे बनाई हमने. ठीक है ना. ऐसे ही इक्वेशन आप स्ट्रीम फंक्शन के लिए बना सकते हो. ठीक है. चलो अब उसका क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन लिखो. A two-dimensional flow is described by velocity components u is equal to 2x and v is equal to minus 2y. ठीक है. A two-dimensional flow is described by velocity components u is equal to 2x and v is equal to minus 2y. Full stop. The discharge between the points लिखो. पॉइंट्स हैं आपके. The discharge between the points, point आगे 1,1 and जो दूसरा पॉइंट है and 2,2. ठीक है. The discharge between the points 1,1 and 2,2 is option A 9 units, option B 8 units, option C 7 units या option D 6 units. 9, 8, 7, 6. ठीक है. चलो अब क्या करोगे, आपको इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट u भी दिया है. u इज इक्वल टू क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 2x एंड v इज इक्वल टू minus 2y. ठीक है. क्वेश्चन में पूछा गया डिस्चार्ज निकालना है. क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्चार्ज निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में. अब डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रीम फंक्शन.
स्ट्रीम फंक्शन चाहिए ना, पहला क्वेश्चन किया था हमने। जब तक हमें स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन नहीं मिलेगी तब तक हम डिस्चार्ज नहीं निकाल सकते। तो जैसे हमने ऊपर फाई की हमने इक्वेशन निकाली, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन निकालो। स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन निकालो। अब आपको पता है u किसके बराबर है, u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय u इज इक्वल टू सॉरी u इज इक्वल टू माइनस del psi by del y and v is equal to del psi by del x। ठीक है, अब y के साथ नेगेटिव साइन दिए तो एक काम करो, माइनस साइन वहां पे ले लो ताकि आपका नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू पुट करो, यहाँ v की पुट करो, इंटीग्रेट करो, फिर कॉमन निकालो। ठीक है ना, वहां से आपकी साई की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, करो जरा इसको। ठीक, करो जरा इंटीग्रेट इसको, फिर इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स पुट करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपका। इक्वेशन बनाई किसी ने? u किसके बराबर है, 2x इज इक्वल टू del phi del psi by del y। so that means del psi is equal to 2x del y। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये आ गया साई, और ये आ गया आपका 2x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा, 2x कांस्टेंट है y के लिए तो 2x बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आ जाएगा y। तो इक्वेशन बन गई आपकी 2x y प्लस देयर कैन बी अ प्योर Function of फंक्शन ऑफ x. x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अब v पे आ जाओ, v किसके बराबर है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस del phi बाय del x। ये माइनस माइनस कट गया, तो दिस इंप्लाइज del psi इज इक्वल टू 2y del x। कर दो इंटीग्रेट।
कर दो इंटीग्रेट, राइट। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, ये तो आ गया सिंपल साई। अब हम 2y की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, 2y की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिए 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो 2y बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा, सिंपल x। तो ये बन गया आपका, दिस बिकम्स 2yx फिर से 2xy and 2yx plus there can be a pure function of y, y there can be a pure function of y plus constant। ठीक है, अब ना तो यहाँ पे प्योर फंक्शन ऑफ x है, ये ना ही इक्वेशन y 1 है। आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, तो ना तो प्योर फंक्शन ऑफ x है ना तो प्योर फंक्शन ऑफ y है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। बट ये 2xy और ये 2xy ये तो है, तो ये हमारा एक आ गया हमारा phi is equal to 2xy प्लस C कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन मिल गई हमें, ये इक्वेशन मिल गई। तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 1 और 2 और 2, तो आपका पाई 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और फाई 2 क्या आ गया 2, कोऑर्डिनेट्स क्या 2 और 2, 2 इंटू 2, 2 to the 4 to the 8, तो q is equal to फाइव वन del phi is equal to phi 2 minus phi 1, चाहे phi 1 minus phi 2 करो, 8 minus 2 कितना आ गया 6 यूनिट्स, आंसर आ गया आपका 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। क्लियर है ये चीज, राइट। क्या किया हमने, हमने पहले हमें हमें वेलोसिटी कंपोनेंट दिए थे, हमने क्या किया, फाई की इक्वेशन निकाल ली, पहले फाई की इक्वेशन निकाल ली। जब आपके फाई की इक्वेशन एक बार ये आ गई तो डिस्चार्ज निकालना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एक एक करके और माइनस कर दो, एक एक करके माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। इसकी क्वेश्चंस है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं काइनेमेटिक्स के, काइनेमेटिक्स फ्लूइड काइनेमेटिक्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मुश्किल कुछ नहीं होता है, सिंपल एक, या तो किसी में डिफरेंशिएट करना है या तो इंटीग्रेट करना है, बस इतना ही फंडा है, इतना ही फंडा है। कई बार क्या होता है, ध्यान रखना, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दो। आपको दिया होगा, आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ध्यान सुनना। लेट सपोज जैसे जैसे यही क्वेश्चन था आपका, पिछला क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आपको या कोई भी आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया होगा, साइज इक्वल टू 3, मेरे को सिर्फ कंसेप्ट बताना क्या करोगे इसमें, साइज इक्वल टू 3 x स्क्वायर i कैप माइनस 4 xy j कैप, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है स्ट्रीम फंक्शन 3x स्क्वायर i कैप माइनस 4xy j कैप, कहता है फाइंड द रेलिवेंट potential function for the given stream function, या convert the given stream function into potential function। क्या करोगे, इक्वेशन लगानी पहले हुई। मुझे, हाँ सर u एंड v इधर से निकलेंगे ना, u होगा 3x स्क्वायर और v होगा -4x। -4x। हाँ, यहाँ से हमारा u क्या आ गया, u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और v इज इक्वल टू -4xy।4x माइनस 4xy, राइट, माइनस 4xy। इसके बाद क्या करोगे, सर इसके बाद लेंगे वही u इज इक्वल टू पोटेंशियल, बस हाँ बिल्कुल, u इज इक्वल, अब हमें पोटेंशियल फंक्शन रिलेशन तो पता ही है, u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल x और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल y, वही इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद वही कॉमन निकालोगे और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, स्ट्रीम फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करो, पोटेंशियल फंक्शन को स्ट्रीम फंक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो करना ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया, ये इसी तरीके से करना है। तो ये हमने 5 वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, तो इसी तरीके से करना, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, या फिर कई बारी आपको इक्वेशन गिवन होगी, ध्यान रखना। अब इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, आपको लेट सपोज ये 5 फंक्शन दिए, 5 इज इक्वल टू
3x स्क्वायर और आपको 3x स्क्वायर प्लस 2y। अब लेट्स सपोज आपको इस तरीके से एक फंक्शन दिया हुआ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो कहता है फाइंड आउट या कन्वर्ट दिस पोटेंशियल फंक्शन टू स्ट्रीम फंक्शन। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे पहले u और v की वैल्यू निकालोगे। u किसके बराबर आएगा? u इज इक्वल टू माइनस डेल साई, u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल x और v इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल y। अब आपको u और v की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो? 3 2 6x आ जाएगी और v आ जाएगा आपका 2, राइट? यहाँ से मेरा u क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल x, ठीक है? तो ये आ जाएगा माइनस डेल बाय डेल x। एक इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस डेल बाय डेल x और यहाँ पे आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2y और v क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल y 3x स्क्वायर प्लस 2y। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ 6x d by dx x raised to power n is equal to nx x raised to power n minus 1। तो ये आ जाएगा माइनस 6x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिए 2 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगी। तो u आ गया मेरा 6x और v क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो 0 और 2y की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 2y की माइनस 2, ठीक है? देख लो अब u और v निकल गया। तो अब क्या करोगे? अब हमें सिर्फ साई में कन्वर्ट करना है। yes, तो u इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल y और v इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल x। अब वही प्रोसेस, u उधर पुट करो, इंटीग्रेट करो, कॉमन इक्वेशन निकालो और आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? तो अगर फाई से साई में कन्वर्ट करना है वो भी हो जाएगा और साई से फाई में कन्वर्ट करना है आपका वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? जो न्यूमेरिकल की वो क्लियर है सारे? ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। बर्नौलीज इक्वेशन आप सबको पता ही होगी। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस बर्नौलीज इक्वेशन पे जो भी आपकी डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस हैं, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, सबसे पहले डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में जो आपकी अजम्पशन है, ये डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के एनालिसिस के लिए जो अजम्पशन देते हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले द assumptions that are considered in dynamics of fluid flow are, ठीक है, सबसे पहले assumption आ गई फ्लो इज लैमिनार। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लिखाऊंगा इस सीक्वेंस में ही याद रखना।
ठीक है, इस सीक्वेंस में याद रखना, क्यों उस सीक्वेंस में याद रखनी वो अभी बताता हूँ। ठीक है, फ्लो इज लैमिनार, सेकंड इज फ्लो इज irrotational, flow is irrotational, third is flow is inviscid, flow is inviscid, inviscid flow का मतलब क्या हुआ, inviscid flow का मतलब क्या है? सर नॉन विस्कस होगा। हाँ, विस्कोसिटी नहीं है मतलब फ्लूइड की, मतलब आइडियल फ्लूइड है। ठीक है ना, विस्कोसिटी जीरो, विस्कस फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ इज फ्लो इज स्टेडी, एंड फिफ्थ इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फिफ्थ इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, ये 5 इक्वेशन है, लैमिनार, इरोटेशनल, इनविसिड, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, ये 5 assumptions है। ठीक है, इसमें से जो पहली 2 assumptions है, जो ये फर्स्ट 2 assumptions है, they are used in, they are valid in Navier-Stokes equation, Navier-Stokes equation. ठीक है, the first two assumptions has been used and are valid in Navier-Stokes equation, ठीक है। अब इस Navier-Stokes equation को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, with one more assumption, that is flow is inviscid, ठीक है, ये 2 assumption प्लस एक और assumption, ठीक है ना, जब हम Navier-Stokes equation को इंटीग्रेट करते हैं तो that means laminar irrotational assumption तो ये ऑलरेडी आ गई, प्लस वन मोर assumption that is flow is inviscid, ये हमारी यूज होती है इस इक्वेशन, जब उसको इंटीग्रेट करने पर जो इक्वेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं ऑयलर्स इक्वेशन, या फिर मोर प्रिसाइसली ऑयलर्स मोमेंटम इक्वेशन, ऑयलर्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है चीज। और ऑयलर्स इक्वेशन को, इस मोमेंटम इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, विद 2 मोर assumptions, that is flow is steady and flow is incompressible, जब इन दोनों assumption को ऐड करके, ठीक है, हम ऑयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये पांचों की पांचों इक्वेशन क्या हो गई आपकी, यूज हो रही हैं। तो ऑयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे जो हमें इक्वेशन मिलती है, हम उसे बोलते हैं Bernoulli's equation. That means in Bernoulli's equation all the 5 assumptions are valid, ठीक है ना। That means in Bernoulli's equation all these 5 assumptions are valid. Navier-Stokes में पहली 2, Euler's में पहली 3 और Bernoulli's में पांचों की पांचों। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट इज Bernoulli's equation, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? Bernoulli's इक्वेशन जैसे आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी, वो किस पे थी? कंजर्वेशन ऑफ मास। और Bernoulli's इक्वेशन किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं, वो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। Bernoulli नहीं, मोमेंटम भी नहीं है। दिस इक्वेशन एनर्जी, एग्जैक्टली एनर्जी, ठीक है। Bernoulli's इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy. This equation is based on principle of conservation of energy. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑयलर्स इक्वेशन सबसे पहले, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे ऑयलर्स इक्वेशन की, क्योंकि ये कहीं यूज ही नहीं होनी है आपकी, ठीक है। हम चलेंगे Bernoulli's इक्वेशन पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ गई
dp plus rho ds into v dv by ds plus del v by del t plus rho g dz equal to 0 ये आ गई ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline, ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline, ठीक है, ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline, ठीक है। इसमें एक assumption लेते हैं हम, that is your flow is steady, ठीक है। तो for steady flow, for steady flow, इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगी, इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगी अगर हम स्टेडी फ्लो वाली assumption लें। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, dv by dt 0, dv by dt 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो ये इक्वेशन है, ये जो ये वाला कंपोनेंट है, ये जो ये कंपोनेंट है इस इक्वेशन का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, that velocity depends upon both space and time, बट जब हमने स्टेडी फ्लो बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट मींस वेलोसिटी टोटली डिपेंड्स अपॉन स्पेस ओनली, तो दैट मींस फॉर स्टेडी फ्लो आपका क्या आ गया, डेल v बाय डेल t क्या हो गया 0, del v by del t क्या हो गया 0, that means your velocity is a function of space only, तो that means जो हमने partial differentiation ली थी del v by del x, इसकी जगह क्या आ जाएगा, full differentiation dv by ds, partial क्यों ली थी, क्योंकि उस समय आपकी velocity स्पेस और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही थी, but now we have considered the flow is steady, so that means your velocity totally depends upon space, तो del v by del s की जगह क्या आ जाएगा, dv by ds। तो आपकी इक्वेशन कुछ अब इस तरीके की बन जाएगी, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब dp is equal to rho ds into v dv by ds, rho dv by ds, right, plus rho g dz equal to constant, dz is equal to constant, right, तो ये ds कैंसिल आउट, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई मेरी dp प्लस रो v dv प्लस रो g dz इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं सबको डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, इसको भी रो से डिवाइड कर दूं, इसको भी रो से, इसको भी रो से, इसको भी रो से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, ये रो कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, ये तो राइट साइड 0 ही बन जाएगा। तो इक्वेशन बनी मेरी dp by रो प्लस v dv प्लस g dz इक्वल टू 0, तो ये क्या इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को बोलेंगे ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline for steady flow, ठीक है। ये आ गई ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline for steady flow, ठीक है। अभी भी हमारी दिस इज नॉट आवर बर्नौलीज इक्वेशन, बस बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ फॉर्म में ही आ रही है, ठीक है ना। तो ये आ गई ऑयलर्स इक्वेशन along a streamline for steady flow, ठीक है।
इसमें हमारी पहली 3 assumption तो आ गई है, पहली 3 assumption तो आ गई है, ठीक है। अब अगर मुझे बर्नौलीज इक्वेशन चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और अगली assumption लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर बर्नौलीज इक्वेशन, फॉर बर्नौलीज इक्वेशन क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये क्या आ गई, इंटीग्रेट dp by rho प्लस इंटीग्रेट v dv प्लस इंटीग्रेट g dz, और जीरो की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपकी कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई मेरी बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब बर्नौलीज में हमारी नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, पहली 3 अजम्पशन तो हमने ले ली है, लैमिनार इरोटेशनल इनविसिड और स्टेडी, चौथी भी ले ली हमने, ये जो स्टेडी इक्वेशन निकाली और स्टेडी फ्लो, 4 अजम्पशन तो हो गई। लास्ट अजम्पशन कौन सी बची, लास्ट अजम्पशन कौन सी है, फिफ्थ अजम्पशन इनकम्प्रेसिबल, दैट मींस अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, दैट मींस डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, डेंसिटी कांस्टेंट होगी आपकी, यस सर, दैट मींस इस इंटीग्रेशन में से ये 1 बाय रो बाहर आ जाएगा, dp रो v dv प्लस g, अब ये g भी कांस्टेंट है तो ये g भी बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इंटीग्रेशन dz इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या आ जाएगा मेरा, dp की इंटीग्रेशन p बाय रो प्लस v dv क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 प्लस जी जेड प्लस जी जेड इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब आपका रो तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या बच जाएगा, p प्लस प्लस 1/2 रो 1/2 रो v स्क्वायर 1/2 रो v स्क्वायर प्लस प्लस रो gz इक्वल टू कांस्टेंट, रो gz इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एक मिनट यार होल्ड करना।
ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल गया हमें, P इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये लग रही है कोई इक्वेशन देखी देखी थोड़ी, कुछ याद आ रहा है? this is your Bernoulli's equation। ठीक है, इसको हम बोलते हैं this is your Bernoulli's equation और energy equation Bernoulli's equation और energy equation। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, ये आ गई दिस इज योर Bernoulli's equation प्लस एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये P के आगे व्हाट इज दिस, P इज योर pressure energy, this is your pressure energy 1/2 rho v square, 1/2 rho c v square is equal to is your kinetic energy, and your rho gz is your potential energy, राइट। तो बर्नौलीज इक्वेशन कहती है, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन कहती है, बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि अंडर 5 assumptions, हमने जो ऊपर 5 assumptions पढ़ी है, अगर वो 5 assumptions वैलिड है तो आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी फ्लो में आपका जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मींस अगर प्रेशर एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, होगी, बट द टोटल सम ऑफ योर एनर्जी will always remain constant, ठीक है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके जितने भी हमने आगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पढ़नी है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस पढ़नी है, वो सारी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक है ना, बर्नौलीज इक्वेशन पे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ी तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो दैट मींस पोटेंशियल या प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप आ जाता है, वहां प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। तो बस उसी प्रेशर ड्रॉप को हमने मेजर करना है और वहीं से आपको डिस्चार्ज मिलेगा, तो दैट मींस ये आ गई एक इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी, बर्नौलीज इक्वेशन की एक फॉर्म आ गई, P is equal to 1/2 rho v square plus rho gz equal to constant। ठीक है, एक फॉर्म तो ये आ गई, P plus 1/2 rho v square plus rho gz is equal to constant। ठीक है, कांस्टेंट। ये फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी पर बर्नौलीज इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कहने का क्या मतलब, जितनी भी ये एनर्जी है दे आर इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल तौर पे आपको दिखाता हूं मैं, जैसे हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आप सबको, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 of mv square, हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1/2 रो v स्क्वायर लिखा है, अब डेंसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम m v स्क्वायर अपॉन v, यही आएगा। डेंसिटी की जगह मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम,
तो इसका मतलब जब हम अपनी बर्नौलीज इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स जो हम जितनी भी एनर्जी हैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट आता है आपका हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज हेड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ध्यान रखना, बर्नौलीज इक्वेशन लिखा हो, एनर्जी इक्वेशन लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन को ही एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज हेड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी? हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेड फॉर्म का मतलब है, हेड फॉर्म का मतलब, हाँ, रो जी एच मतलब जब भी हम किसी एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम एक्सप्रेस करें, उसे हम बोलते हैं हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एनर्जी in terms of height of liquid column, ठीक है। जब भी हम किसी एनर्जी को लिक्विड कॉलम की हाइट के टर्म्स में, लिक्विड कॉलम में जब भी हम किसी एनर्जी को हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, दैट इज द हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अब हम हर एक एनर्जी को हेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस फर्स्ट पहले कौन सी आ गई मेरी? प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू रो जी एच, तो दिस implies H is equal to P by rho g, that means H is equal to P by rho g। इसे हम बोलते हैं प्रेशर हेड, ठीक है। सेकंड आ गया आपका, अब आ गया काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर है 1/2 रो v स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, राइट। ये रो गया, दैट मींस दिस implies H is equal to v square by 2g, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक या फिर डायनामिक या फिर वेलोसिटी हेड, ठीक है। और थर्ड आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर थी रो जी जेड इज इक्वल टू रो जी एच, का, दैट मींस H is equal to Z, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल और रेफरेंस और डेटम हेड, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई हमारी P बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन देखी होगी आपने, जनरली बर्नौलीज इक्वेशन इसी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, लिखी जाती है, और ये आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, ठीक है। ये आ गया P बाय रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज हेड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और हेड फॉर्म में जो एनर्जीज हैं
जो energies हैं they are expressed, energies are expressed in terms of unit weight, पर in terms of unit weight. ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो energies हैं they are expressed per unit weight. Energies are expressed per unit weight, पर यूनिट वेट। ठीक है, पर यूनिट वेट कैसे, जैसे ये देखो यहाँ पे H इज इक्वल टू P बाय रो जी, और रो जी किसके बराबर होता है, रो इंटू जी किसके बराबर होता है, गामा। गामा के बराबर। ठीक है ना, तो दैट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H इज इक्वल टू P बाय गामा, P बाय गामा मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। अब देखो जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या किया मैंने, 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, तो H इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी, यही किया डिवाइडेड बाय रो जी किया, ये रो कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बचा वी स्क्वायर बाय 2g। तो अल्टीमेटली किया क्या, इसको मैंने यूनिट वेट से डिवाइड कर दिया। रो इंटू जी क्या है, रो इंटू जी इज यूनिट वेट, इसको मैंने यूनिट वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और थर्ड देखेंगे आपका, अगर मैं डेटम हेड की बात करूं, रो जी जेड इज इक्वल टू रो जी एच, तो एच इज इक्वल टू क्या किया यहाँ पे, रो जी जेड डिवाइडेड बाय रो जी, ये बाद में ये रो जी कैंसिल आउट हो गया, बट अल्टीमेटली किया क्या हमने डिवाइडेड बाय रो जी, मतलब डिवाइडेड बाय यूनिट वेट, तो अल्टीमेटली डिवाइड तो यूनिट वेट से ही किया है। तो दैट मींस जब हम बर्नौलीज इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट मींस इस केस में हम एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं पर यूनिट वेट। पहले केस में एनर्जीज को, जैसे ये वाली फॉर्म थी, इसमें हम एनर्जीज को पर यूनिट वॉल्यूम एक्सप्रेस कर रहे थे, और इस केस में जब हम हेड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट वेट, क्लियर है चीज। तो हमारे पास दो फॉर्म आ गई आपकी बर्नौलीज इक्वेशन की, एक आ गई पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, एक आ गई पर यूनिट वेट के हिसाब से। और जनरली जो इक्वेशन यूज होती है आपकी, ये पर यूनिट वेट वाली ही यूज होती है, पर यूनिट। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रेशर हेड और जो डेटम हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम है, उसे हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। दैट मींस P बाय रो जी प्लस Z, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इसका जो सम है इसे हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इसे हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। और जो टोटल सम है P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2g प्लस Z, इसे हम बोलते हैं टोटल हेड। दिस इज योर टोटल हेड। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे जब हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL और टोटल एनर्जी लाइन TEL के बारे में पढ़ना है, वहां पे यूज होगा आपका पीजोमेट्रिक हेड, टोटल हेड। ठीक है, वहां ये यूज होगा आपका पीजोमेट्रिक हेड, टोटल हेड। ठीक है, तो वहां देखेंगे हम कि पीजोमेट्रिक हेड का क्या काम है, टोटल हेड का क्या काम है, आपकी टोटल एनर्जी लाइन कैसे बनती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे बनती है, क्या मतलब होता है उनका। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्टार्ट आपका, दैट इज फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने पढ़ना है आपका, यहाँ पे एक पढ़ना है हमने वेंचुरीमीटर। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज
orifice meter. Second is orifice meter, and third is pitot tube. Third is pitot tube. Pitot tube is basically, ध्यान रखना, pitot tube is not a flow measurement device. ठीक है, आप इसका हम यूज कर सकते हैं, but pitot tube basically is a velocity measurement device, local layer velocity. It is a velocity भी कौन सी, local layer velocity measurement device. ठीक है, लोकल लेयर वेलोसिटी निकाल लो, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, आपका डिस्चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका पिटोट ट्यूब। ये 3 डिवाइसेस हमने पढ़नी, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ठीक है। तो ये शाम को करते हैं स्टार्ट, वेंचुरीमीटर शाम को करते हैं स्टार्ट, फिलहाल यहीं तक रखते हैं क्लास, तो शाम को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।